हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन वे पृष्ठभूमि रिवीजन क्लास। आज हम यहाँ पर वैचारिक पृष्ठभूमि का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन। अगर आप कर लेंगे तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, खाली करने से काम नहीं चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। इसमें महावृत्तांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रगति का मिथ। इनके विरुद्ध अब छोटे छोटे अंगीतमा समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। ये किसका कथन है? तो ये कथन हमें बताना है किसका है। लियोतार्ड, देरिदा, रोला बार्थ या एलियट। तो ये हमारा जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है वहां से क्वेश्चन है। ये जो कथन है वो है लियोतार का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, तो आप इनको पूरा देखिए, क्लास पूरी देखिए, आपके ही काम की है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। इसके लेखक कौन है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। इसके जो लेखक है वो है लियोतार। ठीक है, इसके लेखक का नाम है लियोतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर दलित साहित्य है उससे भी क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। आदिवासी चिंतन की भूमिका के लेखक कौन है? आदिवासी चिंतन की भूमिका के लेखक कौन है? हरिराम मीना, रमनिका गुप्ता, गंगा साहेब मीना या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ऐसा तो नहीं होगा कि इनमें से कोई भी नहीं हो। इसका जो आंसर है वो है गंगा साहेब मीना। ठीक है, गंगा साहेब मीना ने लिखी है आदिवासी चिंतन की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दी सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किसने किया है? सुमन राजे, प्रभा खेतान, नीरजा माधव या फिर अनामिका। तो ये जो पुस्तक है ये है प्रभा खेतान की। ठीक है, स्त्री उपेक्षिता नाम से ये दी सेकंड सेक्स का अनुवाद किया है किसने? प्रभा खेतान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य मूलतः पुरुष रचित साहित्य है। ये किसका कथन है? महादेवी वर्मा, सुमन राजे, नीरजा माधव या रोहिणी अग्रवाल। तो ये जो क्वेश्चन है वो है रोहिणी रोहिणी अग्रवाल का से संबंध है ये कथन। हिंदी साहित्य मूलतः पुरुष रचित साहित्य है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों ने ही रचनाएं की हैं, महिलाएं बहुत कम हैं। तो ये किसका कथन है? रोहिणी अग्रवाल जी का। नेक्स्ट है यहाँ पर, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ये किसकी पंक्तियां हैं? सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, कीर्ति चौधरी, कात्यायनी, सविता सिंह या अनामिका। तो ये जो कथन है ये पंक्तियां हैं कात्यायनी की। ठीक है, बी आप ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिमोन द बुआ का संबंध किस देश से है? सिमोन द बुआ ये पाश्चात्य विद्वान है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो सिमोन द बुआ का जो संबंध है वो है फ्रांस से। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से दलित साहित्यकार नहीं है। इनमें से कौन है जो चार नाम दे रखे हैं जो कि दलित साहित्यकार नहीं है? तो आपको देखते ही पहचान में आ गया होगा। ये जो प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 प्लस कहानियां लिखी हैं, लेकिन ये दलित साहित्यकार नहीं है। हालांकि इन्होंने दलितों पर एक दो पुस्तक लिखी है, मतलब कहानियां लिखी हैं, जैसे कि ठाकुर का कुआं है, ये भी दलित पर ही है, बहुत है, लेकिन ये पूरी तरह से दलित साहित्यकार नहीं है। दलित चिंतन की शुरुआत किस भाषा से मानी जा सकती है? दलित चिंतन की शुरुआत किस भाषा से मानी जाती है? पंजाबी, मराठी, बंगला या फिर तमिल। तो ये मानी जाती है मराठी भाषा से। ठीक है, मराठी भाषा से दलित चिंतन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, ये किसकी कविता है? तालाब ठाकुर का। इसी तरह की जो ठाकुर का कुआं है ये कविता लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, कहानी है वो। और यहाँ पर ये पंक्तियां, ये कविता किसकी है? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब है ठाकुर का। कंवल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह या हीरा डोम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, इन्होंने एक कविता लिखी है। झलकारी बाई के जीवन पर वीरांगना झलकारी बाई नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। वीरांगना झलकारी बाई नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है आपसे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, मोहनदास नेमिसारण्य या वीर भारत तलवार। तो झलकारी बाई के जीवन पर किसने लिखी है?
तो ये लिखिए मोहनदास नेमिसार्य, ठीक है। मोहनदास नेमिसराय की ये पुस्तक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसकी पुस्तक लेखक कौन है इस पुस्तक के? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती। तो ये जो सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, ठीक है। इसका नाम याद रख लेना, ये एक दलित साहित्यकार हैं। भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नेमिसराय। तो यही है मोहनदास नेमिसराय जी, ठीक है। भारतीय दलित आंदोलन एक संक्षिप्त इतिहास। दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य के लेखक कौन है? दलित साहित्य की अवधारणा, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य, ये पूरी पुस्तक का नाम है। और ये किसने लिखी है ये पुस्तक? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, शिवराज सिंह बेचैन या फिर वीर भारत तलवार। तो ये जो पुस्तक है वो है वीर भारत तलवार की। उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है, नहीं पूछ रहा है सही कथन कौन सा नहीं है। तो 20वीं शताब्दी का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ये 20वीं शताब्दी का एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ये बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर आधुनिकता के जनक ज्या फ्रांकोइस ल्योटार हैं, ये भी सही है। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई, ये भी सही है। यह आधुनिकतावाद का पूर्ण समर्थन नहीं करता है, ये उसको क्या देता है? चुनौती देता है, ठीक है। पूर्ण समर्थन नहीं करता बल्कि चुनौती देता है किसको? आधुनिकतावाद को। तो उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में ये जो 4 कथन आपको दे रखे हैं इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, ये लिख लेना, ये बहुत ही जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी विचारक नहीं है, तो इनमें से अस्तित्ववादी विचारक कौन नहीं है? कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, सिमोन द बुआ या एजरा पाउंड। तो यहाँ पर जो ये ऊपर 3 नाम है ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों अस्तित्ववादी विचारक हैं, लेकिन जो एजरा पाउंड है ये अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। यही हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। नीत्शे के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? नीत्शे के बारे में बताना है। ये जर्मन दार्शनिक थे। नीत्शे अनीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इनका कहना था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ये इनकी प्रसिद्ध उक्ति थी। तो ये तीनों ही बात हैं वो जो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन के रहने वाले थे नीत्शे, और ये अनीश्वरवादी थे। निम्नलिखित में से किसे अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है? लॉरेंस कीरकेगार्ड, नीत्शे या कामू। तो अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये कीरकेगार्ड को माना जाता है। बी हमारा सही है। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए चल रही हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। जो टाइम बचा है उसमें आप बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो। सारे कंप्लीट देखा करो, इससे आपको और मुझे दोनों को ही फायदा होगा। निम्नलिखित में से किसके मनोविज्ञान में लिविडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया गया है? लिविडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया गया है किसके मनोविज्ञान में? फ्रायड, युंग, एडलर या कार्ल मार्क्स। तो ये दिया गया है युंग भाई साहब के, ठीक है। युंग के मनोविज्ञान में अहम को ज्यादा महत्व दिया गया है। मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है जिसमें शामिल नहीं है। जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है, लेकिन उसमें कौन सा शामिल नहीं है? आदिम साम्यवाद है, सामंतवाद भी है, पूंजीवाद भी है, लेकिन आतंकवाद के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है, ठीक है। या बाकी ये तीनों याद रख लेना। निम्नलिखित में से किसने सप्त क्रांति की अवधारणा पर विचार किया है? अंबेडकर, गांधी, लोहिया या ज्योतिबा फुले। तो सप्त क्रांति की अवधारणा पर विचार किया है राम मनोहर लोहिया जी ने। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप यानी कि न्यासिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया है? अंबेडकर, गांधी, लोहिया। 3 नाम आपको दे रखे हैं, तो ये नाम आएगा यहाँ पर महात्मा गांधी जी का, ठीक है। ट्रस्टीशिप में ये विश्वास करते थे, इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिंद स्वराज के संदर्भ में सही नहीं है। हिंद स्वराज पुस्तक का नाम है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है,
और इसमें ये बताना है कि हिंद स्वराज के संदर्भ में कौन सी बात है जो सही नहीं है। हिंद स्वराज हिंदी में लिखी गई थी, नहीं ये हिंदी में नहीं लिखी गई थी बल्कि ये गुजराती में लिखी गई थी। महात्मा गांधी गुजरात के थे, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, सभी जानते होंगे, है ना। और इन्होंने गुजराती भाषा में ही इस पुस्तक को लिखा था। पुस्तक रूप में इनका इसका जो प्रकाशन है वो पहली बार जनवरी 1910 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 20 अध्याय हैं। भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। ठीक है, जो भी राजद्रोह घोषित सामग्री जो भी कोई लिखता था उस टाइम पर, प्रेमचंद जी, मैथिली शरण गुप्त जी और कई लोगों के उन्होंने उसको बैन कर देते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नाम आता है रामविलास शर्मा जी का। ठीक है, रामविलास शर्मा जी इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ठीक है, भाषा की सफाई यानी कि जिन्होंने एकदम शुद्ध बोली पर, शुद्ध भाषा पर ध्यान दिया था वो द्विवेदी जी थे। ये बात सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उससे पहले की जो हिंदी लिखी जा रही थी उसमें उतनी शुद्धता नहीं थी, उसमें को मतलब व्याकरण की शुद्धता नहीं थी एक तरीके से कहें। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो वो सब पर ध्यान देते थे। जब उनके पास कोई भी कविता वगैरह या अपनी रचना लेकर के आता था उसे सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए, तो वो उसमें जो भी मिस्टेक होती थी ना, जो भी गलतियां होती थी, जो भी अशुद्धता होती थी, उसको जरूर बताते थे और उस पर बहुत ध्यान देते थे। तो इसलिए ये कथन कहा गया है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का इस योगदान को याद किसने किया है? तो ये किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कथन सत्य नहीं है? कालचक्र ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। जो कालचक्र पुस्तक है, कालचक्र पुस्तक है, और ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, ये ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है, ये सही है। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ये भी इन्होंने कहा था। 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में नहीं, ये तीनों ही जो बात है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कही गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कही गई हैं। इनकी पुस्तक का नाम है कालचक्र, और इसी कालचक्र में इन्होंने कहा था हिंदी नए चाल में ढली 1873 ईस्वी में, और हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है उसका प्रकाशन भी 1873 से ही शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है ये तो। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1893 में। मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो मदन मोहन मालवीय जी थे उस टाइम आप जानते हैं अंग्रेजों की सरकार थी, और अंग्रेजों की सरकार थी तो जाहिर सी बात है उनको समझाने के लिए भी अंग्रेजी में ही लिखना पड़ा था। ये वैसे देवनागरी लिपि के पक्ष में थे और इन्होंने बहुत योगदान दिया था, उसी के पक्ष में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिल गया था, यानी कि कोर्ट की जो भाषा बन गई थी 1900 ईस्वी में देवनागरी लिपि बन चुकी थी। 1800 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। ये तीनों ही बात ऊपर की सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था, और जो इसके प्रथम संपादक थे वो थे चिंतामणि घोष। इसको भी आपको याद रख लेना है, चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक थे। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक, यानी कि 17 साल उन्होंने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन हिंदी के विकास में अपना योगदान नहीं दिया है? किसने हिंदी के विकास में अपना योगदान नहीं दिया? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो बहुत ही ज़्यादा दिया है, लेकिन सैयद अहमद खान ने नहीं दिया है। ठीक है, ये उर्दू के पक्षपाती थे, बिल्कुल ही होना है ना, वैसे ही खान साहब हैं, तो इन्होंने हिंदी के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहा है नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, निर्मला जैन या देवेंद्र नाथ शर्मा।
तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो पुस्तक है ये लिखी है देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है? पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था उत्तर आधुनिकतावाद को किसने कहा है? देरिदा, ल्योतर, फ्रेडरिक जेम्सन या रोला बर्थ? तो ये कहा है फ्रेडरिक जेम्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए। मतलब ईश्वर को अगर हमें पाना है तो हमें उसकी सृष्टि से क्या करना होगा? प्रेम करना होगा, उनमें ही ईश्वर को ढूंढना होगा और इस सृष्टि से एकात्म स्थापित करना पड़ेगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी का है ये कथन, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? नवजागरण की बात हो रही है। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। इसमें यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए होंगे तो इनमें से इनको छांटना है, यानी कि सही वाले बताने हैं। नवजागरण का जो जमाना है वो सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था, ये बोल रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की? बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकारों के लिए बहुत ही मतलब योगदान दिया है। उन्होंने तो अपने जो बेटा था उनका, उन्होंने विधवा जो विवाह है उसका पुनर्विवाह के लिए, पुनर्विवाह को बहुत समर्थन दिया था और अपने बेटे की जो शादी है वो एक विधवा के साथ करवाई थी, क्योंकि ये स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते थे। तो निंदा तो करने की कोई बात ही नहीं है। औपनिवेशिक माहौल में भारत का कारण बुद्धिवादी राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। औपनिवेशिक माहौल यानी कि उपनिवेश, जो दूसरे देश के गुलाम जो देश होता है उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। औपनिवेशिक माहौल में भारत का कारण बुद्धिवादी राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे? भाई नहीं करते थे, भले ही ये हिंदू थे लेकिन ये हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये तो हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा जब करते थे तो उसका खंडन करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और इन सभी ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया है। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन के आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दो इसमें गलत है, बी और डी। ए, बी और ई इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए, बी, ए, सी और ई है शायद, एक मिनट, हाँ ए, सी और ई। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपर्युक्त विचार है। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बताना है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। क्या ऐसा था कि अंग्रेजी शिक्षा जो थी वो भारतीयों की धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी? बिल्कुल थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली थी। ये कह रहा है कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो परंपराओं को तोड़ दिया। जो अंग्रेजी शिक्षा है उसी का ही आज ये परिणाम है कि लोग बाग अपनी परंपराओं से बहुत ही बाहर निकल गए हैं और अपनी संस्कृति को भी पीछे छोड़ गए हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत कुछ उस टाइम पर बल दे रही थी और उसने नए नए स्कूल्स, कॉलेज वगैरह, विद्यालय खोले थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लिख करके उनके शासन में सहयोग कर सकें। तो ए, सी और ई इसका 3 जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, महादेव देसाई या काशीनाथ त्रिवेदी? तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड, एडलर व युंग दोनों ने मिलकर। तो ये दिया है युंग भाई साहब ने। ठीक है, युंग ने दिया है व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत। यहाँ पर आज हमारे 25 क्वेश्चन है, टॉप 25।
आप सारे क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छे हैं। अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? कीर्केगार्ड, हाइडेगर, सार्त्र या कामू? तो ये माना जाता है कीर्केगार्ड को। अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? कीर्केगार्ड को। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? 1930, 31, 32 या फिर 33? तो ये दिया गया था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? तो ये हम देख चुके हैं, 1932 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? सही कथन यहाँ पर आपको बताने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से, वैसे 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का शुरू हुई थी। चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादक थे, लेकिन 1903 में इसका जो संपादन कार्य था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। और 1920 तक 17 साल तक इन्होंने लगातार ये काम करते रहे थे। राजा से प्रसाद सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया था। ये बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। ये वर्ड याद रख लेना, अंग्रेजी में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने देवनागरी लिपि के पक्ष में पुस्तक लिखी थी, लेकिन वो पुस्तक उन्हें अंग्रेजों को जगाना था, तो इसलिए अंग्रेजी में लिखनी पड़ी थी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और हीरा डोम की कविता 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ये भी करेक्ट है। हीरा डोम की कविता थी ये एक तो हीरा डोम की कविता 1914 में सरस्वती में छपी थी, मतलब हरिजन थे, है ना। गांधी जी के विचारों के संदर्भ में कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं? गांधी जी के विचारों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को अप्राकृतिक मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे अप्राकृतिक, बल्कि प्राकृतिक मानते थे ये तो। ठीक है, गांधी जी वर्ण व्यवस्था को क्या मानते थे? प्राकृतिक मानते थे। ये हमारा रॉन्ग है। गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के अंतर्गत निजी संपत्ति की अवधारणा को खारिज किया। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के अंतर्गत निजी संपत्ति की अवधारणा को खारिज किया। ये करेक्ट है। गांधी जी की दृष्टि में स्थानीय स्वशासन सर्वश्रेष्ठ तरीका था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो पंचायत, नगर पंचायत होती हैं, ये स्थानीय स्वशासन ही कहा जाता है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका था उनका शासन करने का। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ए वाला बिल्कुल सही नहीं है, बाकी बी, सी और डी हमारे ऑप्शन है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है? तो पुनर्जागरण के संबंध में कथन बताने हमें, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लेषित रूप की खोज। तो इसमें से बताना है कौन से कथन है जो कि हमारे सही हैं। तो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, देखो पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, ये रामविलास शर्मा का कथन है, उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश नहीं है, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, ये भी बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, नहीं, अनुपालन नहीं होना चाहिए, इसमें अनुपालन नहीं होता है ना। बिल्कुल जैसी परंपराएं चलती आ रही हैं उनका अगर आप अनुपालन करते रहेंगे तो कभी पुनर्जागरण होगा ही नहीं। तो ये रॉन्ग है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लेषित रूप की खोज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मनुष्य को अगर खोजने की कोशिश करेंगे, अलग अलग संस्कृतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तभी क्या हो सकता है? पुनर्जागरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सही कथन कौन से हैं? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदम साम्यवाद की थी। ये कह रहा है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार कौन से कथन, सही कथन आपको बताना है। तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद थी। ये बात करेक्ट है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी सही है। मार्क्सवाद के अनुसार राष्ट्रवाद एक
मिथ्या चेतना है, मिथ्या चेतना है ऐसा नहीं है। मार्क्सवाद सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति को मानता है। जो अपनी संपत्ति होती है उसको क्या मानता है, सामाजिक समस्याओं की जड़ मानता है, ऐसा नहीं मानता। ठीक है, मार्क्सवाद ऐसा नहीं कहता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार इसमें ए और बी दोनों ही हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। कौन सी अवधारणा है जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज परिवर्तन की अनिवार्यता। तो इसमें से कौन सा है जो कि हमारा सही है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल कौन सा है, तो ये है इतिहास चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, बिल्कुल सही है। इस कॉलेज के जो प्राचार्य थे, प्राचार्य यानी कि जो प्रिंसिपल थे, वो जॉन गिलक्राइस्ट थे, ये भी सही है। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसर के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही हुई थी 1800 ईस्वी में। और उनका जो मेन जो मुख्य उनका जो मकसद था इसको स्थापित करने के लिए, तो अंग्रेज जो भी बाहर से आते थे, इंग्लैंड से जो भी नए अफसर आते थे, उनको नई भारतीय भाषाओं की जानकारी देना ही क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और जो यहाँ के लोग थे उनको थोड़ा सा मतलब सारी भाषाओं के बारे में जानकारी, ताकि उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर अच्छे से दिन रात चलता रहे। तो ए बी सी डी चारों के चारों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद किस बिंदु पर था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद किस बिंदु पर था, तो अहिंसा, करुणा, लोकतंत्र या अलग मतदाता सूची। तो ये था अलग मतदाता सूची पर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची की बात करते थे। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी असहमति थी, तो श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या थी, असहमति थी। बाकी इन चीज़ों से वो मार्क्सवाद की जो और भी चीज़ें थी इनसे वो क्या थे, सहमत थे। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार, सत्ता के प्रति मोह। तो इनकी जो मूल स्थापना है आदिवासी विमर्श की, वो सत्ता के प्रति मोह नहीं है। बाकी ये तीनों इसमें आते हैं। ठीक है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। कौन सा नहीं है, सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। सतीत्व की स्त्रीत्व है, ये नहीं है इसका। ठीक है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना ये नहीं है। ये सारे PYQ हैं, PYQ सीरीज ही हमारी चल रही है, इनको आप अच्छे से जुड़िए। ये क्लास आपको डेली अब 5:30 बजे मिलेगी। अब तक टाइम निश्चित नहीं था मेरा, लेकिन अब टाइम निश्चित है, चाहे आपको रिकॉर्ड मिले या लाइव मिले। तो आपको जो क्लास है वो 5:30 बजे मिलेगी हिंदी के लिए। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आपको, जो PYQ सीरीज मेरी चल रही है, उससे पहले हमने जो थ्योरी है वो पढ़ ली है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। और वो क्लास आपको सुबह 11:30 बजे करेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे वो एक अलग बात है, लेकिन 11:30 बजे का ही मेरा जो मेन मतलब डालने का जो टाइम है फिक्स वही रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, चैनल को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब आप शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके और मैं दोबारा से अपने चैनल को उसी जगह पर ला सकूँ जहाँ पहले था। निम्नलिखित में से किसका संबंध है जो कि मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, तो इनमें से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। काम वृत्ति, पाठ संरचना, एम या मनोविश्लेषण पद्धति। तो ये नहीं है, पाठ संरचना से मनोविश्लेषणवाद का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन सी हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध या परंपरा के प्रति आस्था। तो इनमें से कौन सा है जो अस्तित्ववाद की विशेषताओं में आता है, तो जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध, ये दोनों ही किसमें हैं, अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं, A और C।
नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा तत्व नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो इनमें से कौन सा है? यांत्रिक भौतिकवाद है, जो कि मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, ये एजरा है, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर या सार्त्र। तो ये है एजरा पाउंड, जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, बाकी सारे हैं। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथन किसका है? अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा सही है हमारा? देखो, इनमें ना कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है यार्ड्स। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन है हमारा यार्ड्स, ये गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस महाविद्यालय से प्राप्त की थी? तो भाई ये कहाँ से प्राप्त की थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। वैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी पढ़े थे, लेकिन पीएचडी की उपाधि इन्होंने कोलंबिया से प्राप्त की थी। ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है, तो ब्रह्म समाज के बारे में बताना है इसमें से। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद, और यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। तो ये बात क्या है? सही है। मतलब वैसे ये गलत है, वैसे गलत है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो ये सही हो गई। ठीक है, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। बिल्कुल था, ये सही बात है ना। तो ये ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है ना, उसी के बारे में है ये कथन, तो है ना, ये कथन उसी के बारे में है। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये गलत है ना, ये इसमें मतलब नहीं लिखा हुआ है ना। तो उपयुक्त कथन ब्रह्म समाज के बारे में नहीं है, ये भी सही है, ये नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। तो एक मिनट भाई, ये सही है हमारा, एक सेकंड, ये तो सही है। वैसे मतलब देवेंद्र नाथ ठाकुर, और देखो जो नई वाले होते हैं ना, इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी जब जब लॉन्ग कथन दे रखे हों, है ना। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही मुझे लग रहा था कि उन्होंने तो भूमिका निभाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में नहीं हुई थी, बल्कि 1875 में हुई थी, है ना। तो ये इसके बारे में गलत है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, बिल्कुल गलत है ना। वो तो समर्थन करता था, है ना, समर्थन करता था पुनर्विवाह का बहुत जोर शोर से। तो इसमें ए, डी और ई हमारा जो ऑप्शन है ना, वो नहीं है, उसके बारे में है, वो गलत है। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? हिंद स्वराज इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, तो उसके बारे में बताना है। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हिंद स्वराज वैसे भी ये मूल रूप से गुजराती थे। गुजरात में, अहमदाबाद में, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज पुस्तक है, उसमें विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, ये सही है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। जो सत्याग्रह है उसको आत्मबल से पाया जा सकता है, ये सही है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, नहीं बताया गया है। ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी नहीं बताया गया है। ए, सी और डी इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैं स्पीड से चल रही हूँ। पहले इतना तो नहीं चलती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है बच्चे पूरी क्लास को ठीक से देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं ही स्पीड में करा देती हूँ ताकि आपको स्किप ना करना पड़े। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो अल्फ्रेड जो एडलर हैं उनका संबंध बताना है, वो कब से कब तक मतलब रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं 1870 से 1924, 75 से 61। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 1870 से 1937, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड एडलर का ही समय है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार आपको बताने हैं।
काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का क्या विचार रहा है? कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि जो कवि है वो कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है, ऐसा उन्होंने बोला है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है ना, ऐसा नहीं बोला है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि स्पष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। तो ये बात उन्होंने बोली है, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि स्पष्टा नहीं बल्कि उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने बोला है। मतलब वो दैवीय जो शक्ति है ना उसको मैं बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, किसके लिए? कविता करने के लिए। कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती, ये तो गलत है ना, वैसे वो भावों को ही उद्दीप्त करती है। ए, सी और डी इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो त्रासदी के संबंध में अरस्तु के जो काव्य चिंतन के बिंदु हैं उनको हमें यहाँ पर बताना है। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से मुक्त होता है। उन्होंने कहा है कि जो त्रासदी कार्य है वो गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से मुक्त होता है, ये करेक्ट है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, ये भी उन्होंने कहा है। त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और ना ही प्रस्तुति है, ऐसा नहीं बोला। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग कथानक, चरित्र, पदावली और गीत है, गीत उसमें नहीं आता, है ना। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। इस त्रासदी के बारे में आप एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना अरस्तु के बारे में, यहाँ से कई क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा करके पूछे गए हैं। तो करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है, तो ये बात भी उन्होंने सही कही है। ठीक है, ए, बी और ई इसमें सही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से चल रही हूँ तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि स्पीड से ना चलें, क्योंकि बच्चे स्पीड से देखते हैं, मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे आप या तो स्किप कर देते हो या फिर बहुत मतलब देखते नहीं हो, या फिर आपको पसंद नहीं आती है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं कुछ कमी कर रही हूँ, है ना। 1-2 कमी मेरी थी जो मैं अब दूर कर दूँगी, है ना। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा जो वीडियो है वो ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएगी, है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर किया करो। धन्यवाद।